इमारात ने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया है कि ईरान ने मिसाइल अटैक किया है। ईरान ने इसका खंडन किया है। उधर सीरिया के अंदर इजराइल ने एक एयरपोर्ट पर अटैक करके तुर्की को निशाना बनाने की बात कही है। तुर्की का कहना है कि उसका कोई वहां पर प्रेजेंस नहीं था। अमेरिकन स्कॉलर का कहना है कि ईरान ने एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी के तहत ट्रंप को जंग में फंसा लिया है। सभी ऑडियंस को सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं हूं अहमद अब्बास। फिर से कुछ दिन की खामोशी और किसी हद तक शांति के बाद हमलों और धमाकों की खबरें दोबारा मीडिया में आ रही हैं और उससे बढ़कर बयानबाजी चल रही है। एक बयान यूएई की तरफ से आया है और उसमें कहा गया है कि ईरान ने एक मिसाइल अटैक किया और उसकी वजह से फिर धमाके हुए। ईरान ने इसका खंडन किया है, पूरी तरह से खंडन किया है और कहा है कि इस तरह का जो इल्ज़ाम यूएई लगा रहा है ये इलाके के मुल्कों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए जो कोशिशें शुरू हुई हैं उसके ख़िलाफ़ है। और इससे ये पता चलता है ईरान ने अब तक जो भी हमले किए उसकी ज़िम्मेदारी बिल्कुल खुलकर कबूल की। ईरान ने जो भी अटैक किए यूएई के अंदर या दूसरे मुल्कों में अमेरिकन बेसेस को जो निशाना बनाया, तो ईरान ने उसकी ज़िम्मेदारी कबूल लेने में कभी किसी पसोपेश का मुजाहरा नहीं किया। लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय का बयान आया है कि ये इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है यूएई की तरफ से ये बेबुनियाद है। अब यहाँ पर एक बहस शुरू हो गई है कि यूएई इस तरह का इल्ज़ाम क्यों लगा रहा है। तो इसमें एक और माजरा ये चल रहा है और इसका ज़िक्र रॉयटर्स की तरफ से हुआ है। रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट ये दी है कि ईरान ने अमेरिका को 2 हफ्ते का वक्त दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर अमेरिका ईरान की शर्तें पूरी कर दे। नहीं अगर करता है तो ईरान अमेरिका की तरफ से जो ब्लॉकेड लगाया गया है उसको तोड़ देगा, ताकत का इस्तेमाल करके तोड़ देगा। ये बात ईरान के अधिकारी इससे पहले भी कह चुके हैं, बयान दे चुके हैं कि हम इसे तोड़ देंगे ब्लॉकेड को, यानी हम फौजी ताकत इस्तेमाल करेंगे। अब इस बीच कोशिश ये है डोनाल्ड ट्रंप की कि ईरान जब ब्लॉकेड तोड़ने की बात कर रहा है तो ईरान के पास जो समुद्र के अलावा जो ज़मीनी रास्ते हैं तिजारत के, डोनाल्ड ट्रंप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये यूएई का जो पूरा का पूरा इंसिडेंट है, कुछ तज्ज़िया निगार इसको इसी पहलू से देख रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि ईरान के साथ जो पड़ोसी मुल्क हैं उनका लेन देन ख़त्म हो जाए। और यूएई ने भी यही किया कि एक तो ये इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने मिसाइल अटैक किया है और उसके बाद ऐलान कर दिया कि हर तरह का ट्रेड और फाइनेंशियल लेन देन ईरान के साथ वो रोका जा रहा है। यहीं पर इसका शक व शुबा पैदा होता है कि ये किसी तरह से दोबारा लेन देन रिवाइव हो रहा था ईरान और इमारात के दरमियान। अब इस हमले का दावा किया ये इमारात ने और उसके बाद इसको रोकने का ऐलान कर दिया। तो दूसरी तरफ से वो जो ख़बर है रॉयटर्स की, तो उसको देख के समझ में आता है कि कहीं इमारात अमेरिका के एक गेम का हिस्सा तो नहीं बन रहा है। अमेरिका एक जानबूझकर कोई एक नया गेम शुरू करना चाह रहा है और उसका हिस्सा तो नहीं बन रहा है। एक ये बहस है। अब इस दौरान एक बड़ी चीज़ और हुई कि एक हमला हुआ सीरिया के अंदर। सीरिया में एक एयरपोर्ट है अज़्ज़ुहूर जिसका नाम है, और ये तुर्की के बॉर्डर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, तुर्की से काफ़ी नज़दीक है। इस पर अटैक कर दिया इज़राइल ने और इसके 4 रनवे थे, चारों को अटैक किया। बाकी और जो वहाँ इंस्टॉलेशंस थे उनको अटैक किया। इज़राइल का ये कहना, पहले तो उसने ज़िम्मेदारी नहीं ली, बाद में उसने कहा कि हमला उसने किया और इसलिए किया है कि तुर्की वहाँ पर अपने फ़ौजी तैनात करना चाह रहा था, अपना राडार और बाकी दूसरे डिफेंस सिस्टम वहाँ पर
इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा था और उसको रोकने के लिए इज़राइल ने अटैक कर दिया। अब इस पे एक हंगामा खड़ा हो गया है और इस पे बयान तुर्की की तरफ से आया कि इस तरह का कोई काम तुर्की की तरफ से नहीं किया जा रहा था। और हालांकि इससे पहले भी इज़राइल इसी तरह के बात कह के, इसी तरह का दावा करके और अटैक कर चुका है कि तुर्की कुछ जगहों पर राडार लगा रहा है और सीरिया के अंदर, और इज़राइल उसकी इजाज़त नहीं देगा, इसलिए वो अटैक कर रहा है। इस पर अमेरिका की तरफ से भी मीडिया में जो है वो बयान आए हैं। मीडिया ने कुछ वाइट हाउस के ऑफिशियल्स के हवाले से ये रिपोर्ट दी है कि उनका ये समझना है कि नेतन्याहू इलेक्शन जीतने के चक्कर में इस तरह के हमले कर रहे हैं ताकि इलेक्शन जो इज़राइल में होने वाला है उसमें उनकी जीत के चांसेस बढ़ जाएं। और ये भी है कि दूसरी बात ये है कि जो टॉम बाराक तुर्की में अमेरिका के एम्बेसडर हैं, उसके अलावा इस रीजन में कई मुल्कों के लिए वो स्पेशल इन्वॉय हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने भी एक इस पे एतराज़ जताया कि भाई सीरिया तो इज़राइल के साथ पूरी तरह से ताउन कर रहा है, हर तरह का कोऑपरेशन करने को तैयार है और सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए भी सीरिया यानी अबू मोहम्मद जोलानी तैयार हैं पूरी तरह से, उसके बावजूद इज़राइली हमले कर रहा है। तो इससे एक तो ये है कि अबू मोहम्मद जोलानी की हकीकत को समझिए को किस तरह से इज़राइल जिसने कब्ज़ा कर रखा है सीरिया की अच्छी खासी ज़मीनों पर, और बहुत पुराना कब्ज़ा उस इलाके पर है इज़राइल का सीरिया के अंदर जहाँ से ये जोलानी का ताल्लुक़ है। जोलानी यानी जोलान का इलाका, जोलान वो उस पर तो एक 67 से कब्ज़ा कर रखा है इसराइल ने। तो ऐसी सूरत हाल में अब जो यहाँ पर सीरिया के अंदर ये हमले हो रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं, तो इसको इस नज़र से देखा जा रहा है कि इस वक्त सीरिया में जो अबू मोहम्मद जोलानी वो भी ट्रंप के बहुत करीब हैं। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान तुर्की भी ट्रंप के करीब है, ट्रंप ने बड़ी तारीफ़ें की थी। और इज़राइल नेतन्याहू और ट्रंप के रिश्तों के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ज़ाहिर है किस तरह के रिश्ते हैं। अब उसके बावजूद ये बमबारी और हमले इस तरह के हो रहे हैं, तो ये किस तरह का गेम चल रहा है, इस पर फिर एक नए सिरे से पूरी बहस शुरू हो गई है। बहस इसमें यह है कि इज़राइल अमेरिका की जो कोशिशें हैं और जो प्लानिंग है उससे अलग हट के फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल करके वहाँ के हालात को बदलने की कोशिश कर रहा है। और इस कोशिश में है कि तुर्की भी कमज़ोर पड़ जाए। पता नहीं तुर्की इस चीज़ को महसूस कर पा रहा है या इस ख़तरे को किस गहराई तक महसूस कर रहा है, ये पता नहीं कि इज़राइल उसके बारे में क्या प्लान रखता है। तुर्की इसको समझ रहा है या समझ के भी नज़रअंदाज कर रहा है, क्या सूरत हाल है वो नहीं पता। लेकिन ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि तुर्की बयान के हद तक तो ठीक है, उसके आगे वो कोई भी कार्रवाई इज़राइल के ख़िलाफ़ करने को तैयार नज़र नहीं आता। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। अब आते हैं इस अमेरिका और ईरान के मसले की तरफ। अमेरिका की कोशिश ये है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है कि ईरान के साथ उन्होंने किसी तरह की कोई बातचीत न हो रही है, ना ही आगे के लिए कोई शेड्यूल की गई है, यानी ना ही कोई आगे का प्रोग्राम है, रोक दी गई है। और ये भी बयान इस तरह के आए हैं अमेरिका की तरफ से कि अब प्लान ये है कि आइंदा 6 महीनों तक वो ये ब्लॉकेड को जारी रखा जाएगा, ईरान पर जो आर्थिक दबाव है उसे बढ़ाया जाएगा, उसके ज़रिए से ईरान को कमज़ोर किया जाएगा और मजबूर किया जाएगा कि वो अमेरिका की डिमांड्स मानने पर मजबूर हो जाए। इस तरह के बयान तो आए हैं, लेकिन अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये ख़ुद ईरान इस मामले में, यानी यहाँ के हालात के मामले में, ऐसा नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के फ़ैसलों के इंतज़ार में है कि देखिए वो कब बातचीत के लिए तैयार होते हैं, वो कब डील के लिए तैयार होते हैं, वो कब शर्तें मानने के लिए तैयार होते हैं। ईरान के पास स्ट्रेटेजी है और अपनी स्ट्रेटेजी के तहत आगे बढ़ रहा है।
ईरान को एक्चुअली अमेरिका से कोई उम्मीद किसी तरह की है नहीं कि वो कोई गुड फेथ में कोई कदम उठा देगा और उसको लगेगा भाई हाँ चले अब ये इस रीजन के नेशंस हैं तो इनके भी कुछ इंटरेस्ट पूरे होने चाहिए। इस तरह की कोई भी गलतफहमी ईरानियों के अंदर, ईरानी अधिकारियों में हरगिज़ नहीं है। ये बिल्कुल वाज़ेह है और उन्होंने वाज़ेह कर दिया, बयानों में भी कह दिया है। जैसा कि ये ब्लॉकेड तोड़ने की बात हमने जिक्र किया कि ईरान इसके लिए स्ट्रेटेजी बना चुका है। स्ट्रेटेजी जो एक्सपर्ट्स की हद तक जो बातचीत है उसमें जो समझ में आती है वो ये है कि अगर ब्लॉकेड जारी रखता है अमेरिका, तो ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए ईरान के पास ये रास्ता है कि ईरान ये नहीं कि जो 1000 किलोमीटर दूर अमेरिका का कोई वॉरशिप वहाँ ब्लॉकेड लगा के खड़ा हुआ है तो जाएगा और उसको रोकने की कोशिश करेगा और उसको अटैक करने की कोशिश करेगा। ईरान ने एक ऐलान कर दिया है, क्योंकि अमेरिका जो ये ब्लॉकेड लगा रहा है वो दूसरे मुल्कों के ताउन से भी लगा रहा है। अब ईरान का ये कहना है कि अगर हमें मालूम हो गया कि कोई मुल्क इस ब्लॉकेड में अमेरिका के साथ ताउन कर रहा है तो उसके भी इंटरेस्ट ख़तरे में होंगे। यानी ब्लॉकेड को इन्फोर्स करने में अमेरिका से जो भी कोऑपरेशन करेगा हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, ये ईरान ने ऐलान कर दिया। दूसरी चीज़ ये है, ईरान का ये मानना है, ये एक्सपर्ट्स की बात कह रहा हूँ, आधिकारिक बयान इस पे अभी मैंने नहीं देखा है, कि ऐसा नहीं कि हम अमेरिका के वॉरशिप को ही निशाना बनाएंगे जो ब्लॉकेड करके खड़ा हुआ है, बल्कि हम अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं उनको निशाना बनाएंगे इस पूरे रीजन में और जवाब इस तरह से देंगे। तो अब ये इस तरह के तनाव के हालात हैं और इसमें एक रॉबर्ट पेप, हम इससे पहले भी इनकी बात कर चुके हैं, शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनका एक इंटरव्यू है और उसमें उन्होंने एक बात कही है, वो बिल्कुल अलग ही एंगल से इस पूरे माजरा को देखते हैं। यानी जो कुछ चल रहा है उसको बिल्कुल एक अलग एंगल से वो देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस पे आप भी गौर करें और अपनी राय आप बताएं कि वो क्या है। उनका ये कहना है कि असल में इस जंग के बाद के अब जो हालात हैं तो ईरान एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी के तहत आगे बढ़ रहा है और जो कुछ हो रहा है, जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, जो भी बयान आ रहे हैं सामने, उस सब में इनिशिएटिव ईरान के हाथ में है। यानी ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी किसी प्लानिंग पे आगे बढ़ रहे हैं और ईरान उसका जवाब दे रहा है, नहीं। ट्रंप के पास प्लानिंग नाम की चीज़ अब कुछ नहीं बची है इस पूरे मामले में। ईरान की प्लानिंग है और ईरान अपनी प्लानिंग के तहत अमेरिका के इलेक्शन के रिज़ल्ट को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। ये रॉबर्ट पेप का कहना है। उनका ये कहना है कि अगर आप गौर करें तो ईरान ने शर्तें अपनी बढ़ा दी हैं। अगर 6 शर्तें थीं तो वो 10 और 12 कर दी हैं। हम भी इससे पहले वैसे बात कर चुके हैं कि ईरान ने शर्तों में फ़िलिस्तीन और गज़ा का मसला भी शामिल कर लिया है। खैर, इनका ये कहना है कि ईरान ने ये शर्तें बढ़ा दी हैं और ऐसी शर्तें बढ़ा दी हैं जो ट्रंप के लिए मानने का मतलब ये है कि सीधा सीधा सरेंडर, यानी शिकस्त तस्लीम कर लेना। तो ईरान ये चाह रहा है कि जिस तरह से हालात अभी बने हुए हैं ये इसी तरह से धीरे धीरे आगे जारी रहें इसी सूरत हाल में, क्योंकि इसका असर अब अमेरिका के अंदर काफ़ी, यानी कई महीनों से पड़ रहा है और लोगों में इसकी नाराज़गी इस पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अमेरिका में जो इस जंग की वजह से महंगाई है, वहाँ पे पेट्रोल और गैस की कीमतें जिस तरह से बढ़ी हैं या बाकी इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें जो बढ़ी हैं, उससे लोगों में शदीद नाराज़गी है। अब इसका नतीजा ये होगा तो कि वहाँ पर जो मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं कांग्रेस के, उसका रिज़ल्ट अगर ये जो हालात हैं और जो कि नज़र आ रहा है कि इनका असर पड़ रहा है, रिज़ल्ट अगर डेमोक्रेट्स के फेवर में गए तो आगे के जो 2 साल हैं डोनाल्ड ट्रंप के बचे हुए, ये उनके लिए वाइट हाउस एक जहन्नम बन के रह जाएगा। डेमोक्रेट्स उनकी नींद हराम कर देंगे। रोज़ आए दिन किसी न किसी चीज़ पे उनका इम्पीचमेंट करेंगे। उनका पास जो प्रेसिडेंट के पास जो पावर रहता है वॉर के सिलसिले में,
वो लिमिटेड करने की कोशिश करेंगे, उस पर बार बार उनसे सवाल पूछा जाएगा, बार बार उनके ऊपर रुकावटें आएंगी। वैसे भी कहते हैं कि जो सेकंड टर्म होता है, सेकंड टर्म में जो आखिर के 2 साल होते हैं मिड टर्म इलेक्शन के बाद, आम तौर पे वो जो भी सदर होता है अमेरिका का कुछ बड़ा उसमें नहीं कर पाता है। वो टाइम ये होता है कि कोई अपनी लीगेसी क्या छोड़ता है इसके बारे में वो ज़्यादा सोचता है। कुछ नया बड़ी कोई शुरुआत, कोई बड़ी कार्रवाई उसमें वो करने की पोजीशन में नहीं रहता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मामला कुछ और है। डेमोक्रेट्स के साथ उनकी जिस तरह की जंग जारी है, उसके नतीजे में अगर इलेक्शन के रिज़ल्ट इस तरह के होते हैं तो यानी डेमोक्रेट्स के फेवर में अगर जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ज़िंदगी हराम हो जाएगी वाइट हाउस में आखिर के इन 2 बरसों के दौरान। और ख़ास तौर पे डेमोक्रेट्स बाइडेन का बदला लेना चाह रहे हैं कि बाइडेन को जिस तरह से ट्रंप ने परेशान किया था। ये इनका कहना है कि ये ईरान की स्ट्रेटेजी है। अब ईरान की, लेकिन अब एक अलग पहलू से हम बात करेंगे। वो आगे भी ये भी कहते हैं कि देखिए अब सूरत हाल ये हो गई है कि अमेरिका अगर कोई भी स्ट्राइक करता है, कोई मिलिट्री ऑपरेशन करता है ईरान के ख़िलाफ़, तो ये पॉइंटलेस है, कोई नतीजा मिलेगा इसकी कोई गारंटी अब है ही नहीं, बल्कि ज़्यादा ये लग रहा है कि नतीजा नहीं मिलेगा। ऐसे में कोई भी मुल्क हो, कोई भी मिलिट्री हो, अपनी ताकत झोंकने से डरती है। अपनी ताकत, चूँकि ज़ाहिर उसका फिर खर्च बेपनाह बढ़ जाता है। वो भी ईरान जैसा मुल्क जब सामने जो जवाब दे रहा है, तो कोई भी मुल्क तब इस तरह का हमला करता है कि जब उसे ये उम्मीद हो कि ये जंग वो जीत लेगा। फिर चूँकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आगे और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये इस तरह का रिस्क कोई भी मुल्क तब लेगा कि जब उसे जीत की उम्मीद हो। और ट्रंप को जीत की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, अमेरिकन मिलिट्री को जीत की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। इसलिए जंग का खर्च उनको बहुत भारी पड़ रहा है। अमेरिकन मिलिट्री के अंदर भी आप इससे पहले की वीडियोस में सुन चुके हैं किस तरह के जज्बात और किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। इन हालात में डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से फंसे हुए हैं। ईरान ये कोशिश कर रहा है कि ट्रंप का अंजाम ऐसा हो कि ट्रंप के लिए तो सबक हुई, ये तो खैर जा रहे हैं, अमेरिका के दूसरे अधिकारियों के लिए, हुकूमतों के लिए और आने वाले जो प्रेसिडेंट्स हैं उनके लिए एक इबरत हो जाए कि ईरान से उलझने की कोशिश आइंदा हरगिज़ ना करें। इसलिए एक अंजाम उसका फिर एक याद रखने वाला अंजाम और एक इबरतनाक अंजाम हो। ईरान ये कोशिश कर रहा है और इसीलिए ईरान ने इस तरह के हालात पैदा कर रखे हैं और इस तरह से जो सिचुएशन है उसको इस तरह से बाकी रखा है कि अमेरिका पर प्रेशर लगातार दिन ब दिन बढ़ता जाए। अब ये रॉबर्ट पेप का जो एनालिसिस है वो ये है। ईरान के अंदर जो सोच है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ईरान के अंदर ये सोच है कि अब जब जंग इस मरहले पे पहुँच चुकी है तो हमें अमेरिका को इस पोजीशन में अब नहीं छोड़ना है कि ये जब चाहे दोबारा जंग शुरू कर दे। क्या मतलब? मतलब ये है कि इस रीजन में ईरान के आसपास अमेरिका की जो बेसेस हैं उनको ख़त्म करवाना है। कम से कम वहाँ पर इतना होना है कि कोई भी ऐसा मिलिट्री सामान और उपकरण, कोई भी ऐसे हथियार नहीं हो जो स्ट्राइक में इस्तेमाल होते हैं डिफेंस के लिए, या छोटे पैमाने पर उनके जो अलाइज हैं अगर उनके साथ मिलके वो कोई उनकी डील है तो छोटे मोटे हथियार वहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन कोई भी बड़ा हथियार या कोई राडार या कोई एयर डिफेंस, इस तरह की कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं हो सकती। ईरान ने तय कर लिया है। क्यों नहीं हो सकती? ताकि ईरान आइंदा, अमेरिका ताकि आइंदा किसी भी हमले की पोजीशन में ना हो। लेकिन जो रॉबर्ट पेप की सोच है वो ये है कि ईरान ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है और डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरह से उसमें फंसा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के पास किसी तरह का कोई चारा नहीं है। उन्होंने एक ब्लॉकेड लगाया हुआ है, लेकिन ब्लॉकेड को ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा। इस ब्लॉकेड को तोड़ देगा फ़ौजी ताकत का इस्तेमाल करके। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स आपको बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।